हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है और आज हम इस वीडियो में प्री डिफाइंड ग्रुप के बारे में देखेंगे कि जो टैली में प्री डिफाइंड ग्रुप हैं जो कि प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप हैं, ये क्या होते हैं और हम किस ग्रुप का किस लेजर में इस्तेमाल करते हैं, ये पूरा आज हम इसमें डिटेल में देखेंगे। हर एक ग्रुप को हम डिफाइन करेंगे आज विद एग्जाम्पल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो टोटल ग्रुप होते हैं वो आपके 28 होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं, 13 आपके सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। तो एग्जैक्टली प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम जो है प्राइमरी ग्रुप के जो आपके 15 प्राइमरी ग्रुप हैं इनको जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेकेंडरी ग्रुप और प्राइमरी ग्रुप का कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, फिर डिफाइन करते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट कहते हैं, और टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंडर रखते हैं। पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है, पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है। इसका क्या मतलब है, देखिए पूंजी क्या है, आपको पता चल गया कि जो भी हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो हमारी कैपिटल यानी कि पूंजी होती है। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं कि बिजनेस में 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए या जितने से वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो पैसा वो उतना कैश में या चेक के माध्यम से लगा देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि मान लेते हैं उन्हें क्या किया, 1 लाख रुपए जो है वो बिजनेस में कैश के रूप में लगाया और बाकी उनके पास 50,000 रुपए का माल था। ठीक है, मान लेते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जहां पर माल को खरीदना और बेचना है, तो 50,000 का माल उनके पास किसी भी रूप में पहले से पड़ा था। अब क्यों पड़ा था, वो हो सकता है कोई पुरानी शॉप हो, वो सेल हो रही हो तो वहां से उन्होंने लिया हो, कैसा भी है। कुल मिला के 50,000 का माल जो कि गुड्स है वो इनके पास ऑलरेडी है, तो इनकी जो पूंजी होगी वो टोटल होगी 1.5 लाख रुपए। 50,000 रुपए जो कि गुड्स है और 1 लाख रुपए जो इन्होंने कैश से बिजनेस मतलब कैश लगाया बिजनेस में। ठीक है, तो इनका जो पूंजी होगा टोटल वो 1.5 लाख रुपए का हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट होता है। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जैसे अगर मान लेते हैं कि नंदनी कपूर ने, ठीक है, नंदनी कपूर ने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ध्यान देना क्वेश्चन में, नंदनी कपूर ने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया इन कैश यानी कि नगद पैसा लगाया। तो इस कंडीशन में इसमें से हम डेबिट क्रेडिट कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपका क्वेश्चन है कि नंदनी कपूर स्टार्टेड अ बिजनेस ₹3 लाख इन कैश यानी 3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है और नगद बिजनेस में पैसा लगाया है। तो यहां पर बिजनेस के ऑनर कौन होंगे, देखिए नंदनी कपूर। बिजनेस के ऑनर कौन है, नंदनी कपूर है। और हमने आपको याद होगा पिछले वीडियो में एक एक्सरसाइज करवाई थी जहां पर एक एंट्री में हमने ये बताया था कि जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है या फिर बिजनेस से पैसा निकालता है, यानी बिजनेस में पैसा लगाता है या फिर बिजनेस से पैसा निकालता है, तो इस कंडीशन में जो बिजनेस का ऑनर होता है उसे हम एंट्री में शामिल करते हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट में उसको शामिल करते हैं। क्यों करते हैं इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें अकाउंट निकालने हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अकाउंट एक तो आपका कैश निकल जाएगा, आपको पता है अच्छे से, एक निकल जाएगा कैश, क्लियर है, एक कैश अकाउंट आपका निकल गया। दूसरा यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में देखें। आप सपोज करें कि नंदनी कपूर खुद है और आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पैसा बिजनेस के पास आएगा। ठीक है, तो अगर बिजनेस के पास पैसा आएगा तो डेबिट कैश हो जाएगा। आपको पता है 3 लाख रुपए से डेबिट क्या हो गया, कैश। कैश रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है इसलिए आने वाला डेबिट हो गया, क्लियर है। एक अकाउंट आपका निकल गया, डेबिट हो गया। ठीक, अब दूसरा अकाउंट क्या होगा, तो यहां पर बिजनेस के पास अगर पैसा आ रहा है तो हम ये देखेंगे कि वो क्यों आ रहा है। अगर वो इनकम के रूप में आ रहा होता तो आपको पता है कि क्रेडिट में इनकम हो जाती और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट में इनकम हो जाती। ठीक है, आपको पता है इनकम जो होती है ये नॉमिनल अकाउंट होती है, आपको याद होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो एक्सपेंसेज होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो आपकी इनकम होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो अगर इनकम के रूप में ये पैसा बिजनेस में आ रहा होता तो हम क्रेडिट में इनकम कर देते, लेकिन ये इनकम तो हो नहीं रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये इनकम नहीं हो रही है तो ये पैसा क्यों आ रहा है, क्या कोई उधार दे रहा है। अगर कोई उधार दे रहा होता तो उस व्यक्ति का नाम यहां पर आ जाता। ठीक है, और उसको हम जब लेजर बनाते हैं उसका तो उसी तरह का उसको ग्रुप भी बताते कि हाँ हम इससे उधार ले रहे हैं, लेकिन यहां पर नंदनी कपूर बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। तो यही एक ऐसी एंट्री है जहां पर नंदनी कपूर को अकाउंट में रखा जाएगा और यहां पर लेजर बनेगा नंदनी कपूर का, और क्रेडिट कौन होंगे, नंदनी कपूर। क्यों होंगे, पता है नंदनी कपूर पर्सनल अकाउंट है और ये पैसा देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर देखिए बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी ही है। बिजनेस समझ लो एक तरीके से अपने बिजनेस के ऑनर से पैसा उधार ले रहा है। ठीक है, ध्यान रखना हमने बताया था कि बिजनेस में और बिजनेस के जो ऑनर होता है, नंदनी कपूर हो या कोई भी हो, उन दोनों में डिफरेंस होता है। नंदनी कपूर ने क्या किया,
एक तरीके से बिजनेस को 3 लाख रुपए उधार दिए, ठीक है, और बिजनेस ने नंदिनी कपूर से 3 लाख रुपए उधार लिए हैं। तो यहां पर बिजनेस की ये लायबिलिटी बनती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट जो होता है ये लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। बिजनेस की ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। यानी एक तरीके से बिजनेस ने अपने बिजनेस के ऑनर से पैसा उधार लिया है, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो यहां पर आपका क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में नंदिनी कपूर होंगे यानी कि बिजनेस के ऑनर, ठीक है, और इनका लेजर बनेगा। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा लेजर किसका बनेगा, कैश का तो पहले से बना होता है, लेजर यहां पर बनेगा नंदिनी कपूर का। और ये अंडर किसके जाएंगे, देखिए अंडर किसके जाएंगे, तो यहां पर नंदिनी कपूर अंडर जाएंगे कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा ना कि कैपिटल अकाउंट यानी जब भी कोई ऐसा खाता हम खोलते हैं जो कि कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी से संबंधित होता है, चाहे वो पूंजी बिजनेस में लगाई जा रही हो या बिजनेस से पूंजी निकाली जा रही हो, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। तो यहां पर बिजनेस में पूंजी लगाई जा रही है, नंदिनी कपूर यहां पर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से यहां पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, हमने एक एग्जांपल दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लोन्स लायबिलिटीज, ठीक है। तो लोन्स लायबिलिटीज यानी जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को लोन्स लायबिलिटी में रखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां पर हमने 5 लाख का लोन ले लिया, ठीक है, हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, और किससे लिया है, या फिर मान लेते हैं बैंक से लिया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए का। तो जो 5 लाख रुपए है वो हमने मान लेते हैं कैश में यानी नगद लिया, लोन लिया तो हमारे पास बिजनेस में पैसा आएगा, तो डेबिट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, लोन अमाउंट, ठीक है। तो अगर लोन हमने किसी से लिया है तो अगर हम उसका नाम रखना चाहते हैं, तो जैसे मान लेते हैं मोहन से हमने 5 लाख का लोन लिया तो क्रेडिट में मोहन को कर देंगे, या फिर अगर हमने बैंक से लिया है तो उस बैंक को कर देंगे, HDFC बैंक या जो भी है, ठीक है। लेकिन HDFC बैंक ध्यान रखना है, जो HDFC बैंक नॉर्मली या हमारा अकाउंट होता है उसको नहीं करना है, उसके लिए हमें एक नया लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो लोन वाला होगा, ठीक है। तो हम HDFC लोन या HDFC ओवरड्राफ्ट ऐसा करके लेजर एक बनाएंगे अगर बैंक से ले रहे हैं, या बैंक ओवरड्राफ्ट का ही लेजर बना सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और जब इसका लेजर बनेगा तो आपको पता चल गया होगा कि लेजर किसका बनेगा, जो हम क्रेडिट में रखेंगे। अगर किसी व्यक्ति से ले रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लेजर में आ जाएगा, और अंडर किसके जाएगा, तो ये अंडर आपका जाएगा लोन्स लायबिलिटी में, अगर ये लोन है। अगर उधार ले रहे हैं, देखिए लोन लेना और उधार लेना लगभग एक जैसा है, लेकिन जो हम लोन लेते हैं ये लंबे समय के लिए लेते हैं, और जो हम उधार लेते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए यानी छोटे कम समय के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग ग्रुप में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभी यहाँ पर आपको हम सिर्फ ग्रुप जो है ये पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस पर बेस्ड हम पूरी एक बुक देखेंगे जहाँ पर हम 12 मंथ की एंट्री करेंगे, और एक बुक नहीं, इस तरह से हम टोटल 5 बुकें देखेंगे जहाँ पर ये सब पता नहीं कितनी बार यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इसलिए बता रहे ताकि जब हम प्रैक्टिकल करने बैठे तो वहाँ पर आपको ऐसा ना लगे कि ये कैपिटल अकाउंट तो नया वर्ड है, लोन्स लायबिलिटीज नया वर्ड है, ऐसा आपको ना लगे, इसलिए यहाँ पर आपको हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर वैसे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इनको जब प्रैक्टिकल एंट्री टैली में करेंगे तो वहां पर इसको हम एक बार फिर से जो है देखेंगे डिटेल में। तो लोन्स लायबिलिटी समझ आ गया होगा। जब भी कोई ऐसा अकाउंट हो जब हम लोन लेते हैं तो उसका जब हम लेजर बनाते हैं तो वो लोन्स लायबिलिटी के अंडर आता है। उसके बाद नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये करंट लायबिलिटीज एंड लोन्स लायबिलिटीज ये दोनों ही लायबिलिटीज हैं, जैसा कि जस्ट अभी हमने बताया कि लोन्स लायबिलिटीज जब हम लंबे समय के लिए लोन लेते हैं, और करंट लायबिलिटीज जो हमारी चालू दायित्व होती है। देखिए लोन लेना, अब यहाँ पर लायबिलिटी का मतलब क्या है, लायबिलिटी का मतलब दायित्व। अब अगर हम किसी से उधार लेते हैं, ध्यान रखना, अगर हम किसी से उधार लेते हैं वो भी लायबिलिटी है, किसकी, बिजनेस की। अगर कोई हमें एडवांस देता है वो भी बिजनेस की लायबिलिटी है। अगर हम लोन लेते हैं वो भी बिजनेस की लायबिलिटी है। अगर मान लेते हैं हमें टैक्स पे करना है, हमने काफ़ी दिन से टैक्स पे नहीं किया है, तो वो जो टैक्स का अमाउंट है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है ना, तो वो पैसा हमने अपने पास ही रखा है तो वो भी हमारी लायबिलिटी है। या कुछ पैसा हमने किसी दूसरे के लिए निकाल के रख दिया है पहले से ही, तो वो भी हमारी लायबिलिटी है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की कई सारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये जितनी तरह की लायबिलिटी होती हैं हमें उतने तरह के यहाँ पर टैली में लगभग ग्रुप मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट लायबिलिटी है, जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो इस प्रकार की जो एंट्री है यानी जो अकाउंट है वो हम करंट लायबिलिटी के अंतर्गत खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी प्रैक्टिकल एंट्रियां तो हम आगे करेंगे ही। अभी आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि करंट लायबिलिटी यानी कि चालू दायित्व, जब भी हम कम समय के लिए कोई भी ऐसा लायबिलिटी लेते हैं यानी उधार लेते हैं या कोई हमें एडवांस दे देता है तो उस एंट्री को हम करंट लायबिलिटी में रखते हैं, यानी उसका जब लेजर बनाते हैं अकाउंट
अकाउंट खाता खोलते हैं तो करंट लायबिलिटीज अंडर रखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आपको बिल्कुल दिमाग में ये नहीं सेट कर लेना कि हाँ करंट लायबिलिटीज में ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे सेकेंडरी ग्रुप बाकी हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो कि करंट लायबिलिटीज के कुछ सेकेंडरी ग्रुप भी हो, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी आपको करंट लायबिलिटी समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड असेट्स, इसको हमने यूज भी किया है 2-3 बार, आपको ऐसे ही पता चल गया होगा। एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां खरीदनी पड़ती हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर। तो ये सारे अकाउंट किस में जाएंगे? फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड असेट्स के बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जब भी हमारे बिजनेस में कोई लाभ होता है, यानी कि हमारे बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, तो जब भी हम लाभ कमाने के पर्पज से बिजनेस के पैसे को कहीं पर निवेश करते हैं, यानी कि कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उस खाते को इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत खोला जाता है। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी कंपनी में शेयर खरीद लिए, ठीक है, या म्यूचुअल फंड, बिटकॉइंस, आपको पता है इन्वेस्टमेंट के आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐड भी आपने देखे होंगे। ठीक है, तो वो पैसा, जब कोई भी बिजनेस जो है अगर वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा हमारी कंपनी से यानी बिजनेस से चला जाता है, तो वो कहाँ जा रहा है तो वो हमें बताना होता है कि हाँ इस पैसे को हम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस खाते को हम यानी उस प्रकार के अकाउंट को हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, इन सब का प्रैक्टिकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, करंट असेट्स की बात करते हैं। करंट असेट्स, ये यहाँ पर हमारी संपत्ति स्टार्ट होती है, हालांकि इन्वेस्टमेंट जो था वो भी संपत्ति ही थी। तो फिलहाल करंट असेट्स ऐसी संपत्तियां जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है, उन्हें हम करंट असेट्स में रखते हैं। जैसे आपका कैश हो गया और आपकी बैंक हो गई, कोई भी बैंक हो, ठीक है, HDFC, SBI, कुछ भी हो सकता है, तो बैंक यहाँ पर रखते हैं। और अगर हमने जो है किसी को एडवांस दे दिया है या हमने किसी को उधार दे दिया है, तो ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी संपत्तियां हैं, और ये सारी मतलब ये जो संपत्ति हैं ये सब करंट असेट्स यानी कि चालू संपत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें कैश की और बैंक की, तो हम जब कैश या बैंक का लेजर बनाते हैं तो उसको करंट असेट्स में डायरेक्टली नहीं रखते, क्योंकि करंट असेट्स के जो हैं कई सारे सेकेंडरी ग्रुप हैं। ठीक है, तो हम उनके सेकेंडरी ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे जब हम सेकेंडरी ग्रुप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो करंट असेट्स के सेकेंडरी ग्रुप भी होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ ले, करंट असेट्स यानी कि एक चालू संपत्ति होती है। फिर उसके बाद अगले नंबर पर है मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स। अब ये क्या होती है? तो देखिए, मिसलेनियस का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे या इस टाइप का। ठीक है, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स, और असेट्स लगा है तो यानी कि संपत्ति हो गई। तो ये क्या यहाँ पर कह रहा है कि खर्चे भी हैं और संपत्ति भी है। इसमें क्या होता है कि यह कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय के रूप में किए जाते हैं। यानी कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, तो उस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले भी कई सारे खर्चे हो जाते हैं। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेना, स्टैम्प ड्यूटी करवाना, कंपनी का लोगो बनवाना, ठीक है, और उस कंपनी के लोगों की कुछ कीमत भी होती है, उसकी वेबसाइट बनवाना, वेबसाइट डोमेन खरीदना, ठीक है, या कोई कंसल्टिंग चार्ज, जैसे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें आइडिया नहीं है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ है, तो उस कंडीशन में हम किसी से जो है कंसल्ट करते हैं, तो वो अपना कंसल्टिंग चार्ज भी लेता है। ठीक है, तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स में रखते हैं। अब जब ये खर्चे ही हैं तो हम उसको सीधे खर्चे यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों नहीं डालते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उस तरह के खर्चे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर मान लो कंपनी के लोगों को बनवाने में अगर हमने कुछ पैसा खर्च किया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कंपनी का लोगो मतलब पैसा खर्च किया तो बस हो गया, नहीं। ये हमने कंपनी का लोगो अगर बनवाया है तो कंपनी के लोगों की कीमत भी बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब हमारी कंपनी जो है जैसे जैसे फेमस होती जाएगी, उस तरह से उसका लोगो का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा एक तरीके से। हालांकि ये लोगो इन सब चीज मतलब ये संपत्तियां कोई फिजिकल तौर में नहीं होती। जैसे अगर हमारे बिजनेस में 10 कंप्यूटर लगे तो वो फिजिकली असेट्स है, यानी कि एक फिक्स्ड असेट हो गई। लेकिन कंपनी का लोगो हो गया या कंपनी की रेपुटेशन हो गई, कंपनी का नाम हो गया, वेबसाइट का डोमेन नेम हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये असेट्स होती है, लेकिन फिजिकली जो है असेट्स नहीं होती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स में रखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मतलब कभी कभी हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो गलत हो जाती हैं। तब उस समय अंतर की धनराशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होता है, देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम अपने बिजनेस से 5,000 या 10,000 रुपए कैश लेकर के निकले, 50,000 हो गया, सॉरी, तो 50,000 ही मान लेते हैं। हमने क्या किया कि 5,000 रुपए लेके बिजनेस से निकले और हम कुछ सामान खरीदने गए थे, मान लेते हैं स्टेशनरी ही खरीदने गए थे, तो 5,000 की स्टेशनरी खरीदने गए। ठीक है, स्टेशनरी हमने खरीद भी ली 5,000 की, ठीक है, 5,000 की स्टेशनरी खरीद ली। तो यहाँ पर अभी हमने एंट्री नहीं की, हमने 5,000 रुपये बिजनेस से लिए, उसकी कोई एंट्री नहीं की, और स्टेशनरी हमने खरीद ली और बिजनेस में लाके रख दी, फिर भी हमने एंट्री नहीं की, मान लेते हैं भूल गए। तो अगर इस कंडीशन में हम भूल जाएंगे तब होगा क्या, होगा ये कि जो आपका जब आप नगद काउंट करेंगे कि हमारे पास कितना कैश है, तो कैश में दिखाएगा 5,000 रुपये कम। क्यों दिखाएगा? क्योंकि आपने फिजिकली तो 5,000 रुपये बिजनेस से कैश के रूप में ले लिए, लेकिन आपने टैली में 5,000 की एंट्री नहीं की कि आपने
5,000 रुपये कैश ले लिया है, ठीक है, यानी निकाला है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है रिपोर्ट गलत आएगी। और इसी तरह से स्टेशनरी, अगर आप रिपोर्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर स्टेशनरी पुराना आपने जितना खरीदा होगा उतना ही दिखाएगा, जबकि आपके शॉप में या बिजनेस में स्टेशनरी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम कुछ एंट्री भूल जाते हैं जिसकी वजह से रिपोर्ट जो है वो गलत होती हैं जब हम फिजिकली देखते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पर बस आप समझ गए होंगे। तो सस्पेंस अकाउंट यानी जो चीज़ें हम भूल जाते हैं और जब रिपोर्ट हमारी गलत आती है तो उस समय की जो अंतर की धनराशि होती है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। हो सकता है कोई जरूरी थोड़ी कि याद आ जाए, अब भूल गए तो भूल गए, फिर याद आएगा तब याद आएगा, तो तब तक नहीं याद आता, तब तक उसे हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे जिससे हमारी रिपोर्ट जो है वो सही हो जाए, और जब याद आए तो उसको हम उसी अकाउंट में, ओरिजिनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिलहाल अगर नहीं याद आता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। अगला है ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीजन के ग्रुप में रखे जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं कोई हेड ऑफिस है और उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच से उसको जो है पैसा मिल रहा है, ठीक है, पैसा मिल रहा है। क्लियर है? तो वो क्या करता है कि उसको ब्रांच डिवीजन ग्रुप में रखता है। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, समझ आएगा। अभी आप समझ लें कि इसका ग्रुप, इन ग्रुप का कौन यूज करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 28 ग्रुप हैं टैली में, ये जितनी भी बिजनेस या कंपनियां हैं सभी 28 ग्रुप का यूज नहीं करती। इसमें से उनको जितने जरूरी होते हैं वो अपना उतने यूज कर लेते हैं, बस हो गया। अब जैसे सेल्स की बात करें, परचेज की बात करें, तो सेल्स और परचेज जो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है ये इनका इस्तेमाल करती ही नहीं है, ठीक है। हालांकि जो सर्विस वाली होती हैं कई लोग करते हैं सेल्स का, लेकिन परचेज का तो नहीं करते, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ सर्विस सेल करते हैं, सर्विस जो है वो परचेज नहीं करते, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो इस तरह से जो 28 ग्रुप होते हैं इसमें से सभी ग्रुप हर बिजनेस इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो आगे एक्सरसाइज देंगे उसमें हम सभी ग्रुप का यूज करेंगे धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं कि एक ही एक्सरसाइज में सारे ग्रुप क्लियर हो गए, ठीक है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर ब्रांच डिवीजन क्लियर हो गया। उसके बाद सेल्स अकाउंट की बात करते हैं। सेल्स अकाउंट यानी कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उसके खाते को सेल्स अकाउंट में रखते हैं। सिंपल सी बात है कि जब भी मान लेते हैं हमने 10,000 का माल खरीदा, तो जो 10,000 रुपये का माल खरीदा है तो उस 10,000 रुपये के माल में मान लेते हैं हमने एलईडी लाइट्स खरीदी 5, और एक एलईडी लाइट जो है 100 रुपये की है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो वैसे आइटम की बात होगी, एलईडी लाइट खरीदी, बल्ब खरीदे, चार्जर खरीदे, ठीक है, मतलब छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मान लेते हैं खरीदे हमने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। तो यहाँ पर ये सब इनकी आइटम और क्वांटिटी और रेट ये सारा कुछ है, लेकिन फाइनली जो टोटल आया वो 10,000 रुपये का हमने खरीदा। तो जो 10,000 रुपये का हमने सेल किया है या परचेज किया है, दोनों की बात कर रहे हैं, तो सेल या परचेज किया है तो उसको हम रखेंगे सेल या परचेज अकाउंट में। अगर सेल किया तो सेल्स अकाउंट में रखेंगे, परचेज किया तो परचेज अकाउंट में रखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट में रखते हैं और अगर बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट में रखते हैं। तो आई थिंक यहां पर ये क्लियर हो गया होगा, बाकी हम एंट्री तो देखेंगे ही। फिर उसके बाद डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम यानी कि सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती हैं उसे हम डायरेक्ट इनकम में रखते हैं। यानी कि जो हमारी प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इनकम होती है उसे हम डायरेक्ट इनकम में रखते हैं। डायरेक्ट इनकम क्या होती है तो समझते हैं थोड़ा सा। देखिए यहां पर ये डायरेक्ट इनकम है और नीचे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको इनडायरेक्ट इनकम भी मिल जाएगा। आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे, ये आपका डायरेक्ट इनकम और ये इनडायरेक्ट इनकम। देखिए दोनों ही इनकम होती हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इनकम में उसको रखते हैं जो हमारे मेन बिजनेस से मेन इनकम होती है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, तो यहां पर अगर हमारा इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट में हमारी जो मेन इनकम होती है वो कहां से होती है, स्टूडेंट हमें फीस सबमिट करते हैं। यानी कि स्टूडेंट जो भी 400 रुपये 300 रुपये पर मंथ हमें सबमिट करते हैं, 500 600 जो भी है, तो ये जो फीस हमें पर मंथ स्टूडेंट सबमिट करते हैं ये हमारी मेन इनकम है, यानी इसको हम रखेंगे डायरेक्ट इनकम में, ठीक है, क्लियर है। अब इसके अलावा अगर हमें कहीं से इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब जैसे मान लेते हैं ये तो हमारी फीस हो गई, इसके अलावा जैसे किसी स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट बनवाया तो उस सर्टिफिकेट बनवाने में हमारा जो भी वहां पर बच जाता है 100 रुपये 200 रुपये जो भी हमारा पर स्टूडेंट पे बचता है, तो अगर उसे हम डायरेक्ट इनकम नहीं मानते तो उसको हम जो है इनडायरेक्ट इनकम में भी रख सकते हैं। हालांकि है दोनों इनकम लेकिन अलग अलग रहेंगी, तो इससे अगर कभी आपको एग्जैक्टली देखना हो कि हमारी डायरेक्ट इनकम कितनी हुई तो वो हम इसके जरिए देख लेंगे और इनडायरेक्ट कितनी हुई तो वो ऐसे देख लेंगे। या फिर हमें कभी हेड ऑफिस को पैसा पे करना हुआ, जैसे हेड ऑफिस को मान लेते हैं हमें 15,000 रुपये जमा करने हैं, ठीक है, जो हम ब्रांच चला रहे हैं उसका चार्ज हमें 15,000 रुपये पे करना है, लेकिन वहां से कुछ ऑफर चला, डिस्काउंट हो गया तो हमें सिर्फ 12,000 रुपये ही पे करने हुए, तो 3,000 रुपये के क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो ये 3,000 का जो डिस्काउंट हुआ है ये तो हमारी इनकम हो गई ना, हमें देना 15,000 था, दिया हमने 12,000, तो 3,000 रुपये डिस्काउंट हो गया जो कि हमारी इनकम है, ठीक है। तो यहां पर इन 3,000 रुपये को हम क्या करेंगे, उसको इनडायरेक्ट इनकम में रख लेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसको रखने की क्या जरूरत है, 15,000 देने थे, 13,000 रुपये दिए,
ठीक है। तो या मतलब 12,000 रुपये दिए तो 12,000 जो दिए तो 12,000 की एंट्री कर देंगे, 3,000 की नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें मान लेते हैं हेड ऑफिस को 15,000 रुपये देने हैं तो उसका लाइबिलिटी नाम का एक अकाउंट पहले से ही बना हुआ कि हाँ हेड ऑफिस को 15,000 देने हैं, और फिर अगर देंगे हम 13,000 या 12,000 देंगे तो उस कंडीशन में उस अकाउंट को हमें एडजस्ट करना होगा, और जो 3,000 रुपये है वो हमें दिखाना होगा कि हाँ ये हमारी इनकम हुई है। ठीक है, वो पैसा हालांकि रहता हमारे पास ही है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम में क्या डिफरेंस है। तो ये डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम हो गया, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं डिस्काउंट एंड कमीशन, ये सब इनडायरेक्ट इनकम में आता है। ठीक है, डायरेक्ट इनकम जो हमारे व्यवसाय की मुख्य इनकम होती है वो डायरेक्ट इनकम में रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकम क्लियर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज की। अब यहाँ पर आप ये मत सोच लेना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज भी इनकम जैसा है, नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। समझते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऐसे खर्च जिनकी वजह से बिजनेस को डायरेक्ट फायदा होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, ईटीसी। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेज में हम उसको रखते हैं जिससे हमारे बिजनेस को डायरेक्ट बेनिफिट होता है। डायरेक्ट बेनिफिट कैसे होता है, देखिए ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर इससे डायरेक्ट कैसे फायदा हुआ, जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी दूसरी सिटी से, ठीक है, किसी दूसरी सिटी से हमने 50,000 रुपये का माल खरीदा। हमने क्या किया, 50,000 रुपये का माल खरीदा, या फिर चलो छोटा सा अमाउंट लेते हैं तो आपको बेटर समझ आएगा। मान लेते हैं हमने किसी दूसरी सिटी से 12,000 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा, एक कंप्यूटर खरीदा। अब उस कंप्यूटर को हम क्या करेंगे, अपनी शॉप में लाके सेल करेंगे। हमारी जो शॉप है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो माल खरीदती है और बेचती है। तो हमने 12,000 का कंप्यूटर खरीदा और उसमें हम जो है 1,000 रुपये अपना प्रॉफिट चाहते हैं। कितना चाहते हैं, 1,000 रुपये प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट होता है वो देखिए फिक्स नहीं होता है। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि जो वो जितने रुपए में वो माल अपना खरीदते हैं उसमें परसेंटेज के हिसाब से जो है वो अपना मार्जिन लेते हैं। जैसे हम छोटा सा यहाँ पर लेते हैं 10,000 कंप्यूटर की कीमत मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 10,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा, मान लेते हैं कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी जो है वो 20% अपना मार्जिन लेती है, प्रॉफिट लेती है। ठीक है, तो 10,000 का कंप्यूटर खरीदा। अब उस 10,000 के कंप्यूटर को ट्रांसपोर्ट करने में, मान लेते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में लाने में, उसमें 10,000 रुपये में 1,000 रुपये खर्चा आ गया। हालांकि इतना आता नहीं है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर 11,000 रुपये हो गया, मतलब कंप्यूटर की कीमत कितनी हो गई, 11,000। 10,000 की थी, तब अगर हम 20% उस पर अपना मार्जिन लेते तो आपको पता है कि 10,000 पे 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, वो कम होगा। और अगर 11,000 पे 20% निकालेंगे तो वो ज़्यादा होगा। कैसे, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो 10,000 पे अगर हम 20% निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 2,000 रुपये का जो है प्रॉफिट होगा। यहाँ पर कितना होगा, 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, आपको पता चल गया। लेकिन अगर यहाँ पर बीच में ट्रांसपोर्ट का चार्ज लग गया तो अब हम 11,000 पे जो है 20% निकालेंगे। तो अगर 11,000 पे 20% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2,200 रुपये। ठीक है, कितना आएगा, 2,200 रुपये। तो यहाँ पर अब हमें 200 रुपये का जो है डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। किसकी वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से, क्योंकि मार्जिन उतना ही ले रहे हैं, 20% यहाँ भी 20% यहाँ भी, लेकिन इसमें जो है ट्रांसपोर्ट का जुड़ गया, फिर हमने परसेंटेज निकाला तो कितना हो गया, 2,200 रुपये। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हमारा ट्रांसपोर्ट की वजह से इसमें डायरेक्ट जो है वो बेनिफिट हुआ। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब है कि एक माल को लाने में, यानी जो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमने 10,000 का कंप्यूटर खरीदा था तो वो हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक रॉ मटेरियल था। हालांकि रॉ मटेरियल नहीं था, लेकिन उसे बेचने के लायक बनाने तक जितना भी खर्च आया, तो 10,000 रुपये तो उसे खरीदने में खर्च आया, 1,000 रुपये हमने ट्रांसपोर्ट का खर्च किया, तो टोटल उस माल को अपने शॉप पे ला करके बेचने तक उसकी कीमत कितनी पड़ी, 11,000 रुपये की। और फिर उस पर हमने 20% मार्जिन निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पीछे, यानी कि जब हम माल को बेचते हैं उसके पीछे जितने भी खर्चे उस माल पे किए गए हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का इस्तेमाल ज़्यादातर वैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन जाएगा। ठीक है, इस तरह के खर्चे। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष, यहाँ पर देखिए व्यय होगा। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी, इसको हम सही कर लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, व्यय, व्यय यानी कि खर्चे, ध्यान रखना। तो सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय के खाते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, या डिस्काउंट एक्सपेंसेस हो गया, यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट हमने दे दिया। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए होंगे क्योंकि ये इनडायरेक्टली खर्चे किए जाते हैं, डायरेक्ट खर्चे नहीं होते। डायरेक्ट खर्चे हम उसे कहते हैं जिससे हमारा बिजनेस में जो है थोड़ा सा फायदा होता है और इनकी वजह से हमारा
फायदा तो होता है। देखिए खर्चे हम तभी करते हैं जब हमारा फायदा होता है, चाहे वो किसी भी तरह का खर्चा हो। लेकिन जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं तो इससे हमारा डायरेक्ट बेनिफिट होता है बिजनेस को। जब हम इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस करते हैं तो उससे हमारा बिजनेस में इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है। जैसे अगर हम अपने बिजनेस के लिए एक ऑफिस ले रखे हैं तो उसका रेंट दे रहे हैं और कुछ एम्प्लॉय हैं तो उनको सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो खर्चे होंगे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएंगे क्योंकि इनडायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरी बन जाती हैं बस, बाकी हैं दोनों ही ये खर्चे ही। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये 15 नंबर का जो ग्रुप था ये आपका प्राइमरी ही था। अब यहाँ से 16 नंबर से आपका स्टार्ट होता है सेकेंडरी ग्रुप। तो यहाँ पर इस वीडियो में फिलहाल हम जो है प्राइमरी ग्रुप ही रखते हैं और अगली वीडियो में हम सेकेंडरी ग्रुप को भी देखेंगे, डेफिनेशन उनकी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और फिर लास्ट में हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे लास्ट में, या फिर पहले कुल मिला के हम देख लेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।